नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 कंपनी एनालिसिस। तो कंपनी एनालिसिस में हम जानेंगे कि क्वालिटेटिव जो डायमेंशंस होते हैं एक कंपनी के, उसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इस चैप्टर में जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों के बारे में और नॉलेज होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स, उसके बाद हम देखेंगे स्वाट एनालिसिस, फिर उसके बाद हम जो एक कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं हम उसको समझेंगे, और जो कंपनी है वो गवर्नेंस को वो फॉलो कर रही है फिर नहीं कर रही है, फिर जो उसका गवर्नेंस मॉडल है वो क्या है, ठीक है, प्राइसिंग पावर, और वो क्रिटिकल इश्यूज़ को वो कैसे देखती है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इंट्रो दे रखा है, तो चलिए सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। मनी इन्वेस्टेड इन द मार्केट इज ऑलवेज ए बेट ऑन द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेसेस। तो जो भी मनी हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो वो हम इसी बेसिस पे करते हैं कि वो फ्यूचर में हमें वो अच्छा रिटर्न देगा, यानी फ्यूचर में इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। एज एनालिसिस्ट वी अंडरस्टैंड दैट ग्रेट अर्निंग्स एंड ग्रेट एंड assets make a business valuable, and earnings and assets are determined by the qualitative aspects of businesses. One must appreciate that sooner or later great quality would reflect into great क्वांटिटी फॉर इन्वेस्टर्स। तो एज ए एनालिसिस्ट हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है और जो असेट्स हैं वो बिजनेस के लिए कैसे वैल्यूएबल हैं, क्योंकि अर्निंग्स और असेट्स ही एक बिजनेस को ग्रेड बनाती हैं। अगर उनकी अर्निंग्स और जो असेट्स हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो बिजनेस आपको एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकता है। तो अब ये होता कैसे है, अगर देखिए मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज़ है अगर वो थोड़ी अच्छी हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे से डिसीजन ले रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस ही बढ़िया है, तो वहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। क्वांटिटी मतलब जो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको एक अच्छा सिग्नल दे रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज मोस्ट ऑफ्टन द ट्रिगर टू एनालाइज ए बिजनेस। Other triggers include changes in macroeconomic or microeconomic factors that make a business an attractive investment proportion or an expectation of a great long-term performance, as in the case of venture capital investing. तो एक एनालिसिस के लिए ये ज़रूरी है कि बिजनेस की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि वो आपको थोड़ा बहुत वहाँ से वो आपको हिंट देती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी अगर पास्ट में अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है तो वो फ्यूचर में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। बस यहाँ पे हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि हाँ, कि हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो उसके लिए हमें और भी फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स गिव्स अस अ ग्रेट सेंस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इफ फाइनेंशियल्स आर ग्रेट, होपफुली क्वालिटी ऑफ बिजनेस इट्स ग्रेट, दो इट इज़ नॉट ए गारंटी गिवन द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस। अगर जो कंपनी जो फाइनेंशियल्स है अगर वो अच्छे सिग्नल दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बिज़नेस अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कि बिज़नेस की जो क्वालिटी वो अच्छी है ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ कि जो बिज़नेस है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो कर रहा है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप स्पेशली अगर इंडिया में देखोगे तो ज़्यादातर जो स्कैम्स होते हैं तो उसमें आप देखोगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन फिर जब स्कैम उनका बाहर नज़र आता है तो फिर वही जो बैलेंस शीट होती है, वही जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है वो आपको कुछ अलग ही नज़र आती है।
नेक्स्ट है, once history is analyzed, real research starts, which deals with the analysis of qualitative aspect of business today and how they are supposed to be going forward. Research analysts should have developed great sense of understanding businesses. They should attempt to become wiser and develop the ability to ask qualitative questions such as, तो एज ए एनालिसिस्ट जब हम कंपनी की जो हिस्ट्री है हम उसको हम पूरा एनालाइज कर देते हैं, तो वहीं से जो हमारी रिसर्च है वो हो जाती है स्टार्ट। तो वहाँ पर अब आपको जो बिज़नेस के जो अलग अलग जो आस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी आपको फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे अपने आप से। फॉर एग्जांपल जैसे हाउ आर थिंग्स चेंजिंग अराउंड, यानी कि उस बिज़नेस के आसपास जो चीज़ें हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं, यानी कंज्यूमर का टेस्ट और उसकी जो प्रेफरेंस है वो, और उसके जो कॉम्पिटिटर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कौन कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है जैसे व्हाट वुड बी रिलेवेंट टुमारो एंड व्हाट वुड बिकम इररिलेवेंट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिजनेस फॉलो कर रहा होगा अब भी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो बेकार हो, मतलब वो इररिलेवेंट हो। तो यहाँ पे बिजनेस को ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा इनोवेटिव हो। How is competition shaping up in the industry? What are the new entrants, including external ones? What are the entry barriers in the business, and will they remain intact in the future? Why would a business continue to lead? Is there a change of regulatory changes in the industry? What are the threats to the business? तो यहाँ पे आपको ये भी देखना ज़रूरी कि जो कंपटीशन है इंडस्ट्री में वो किस लेवल का है, और क्या यहाँ पर कुछ नए कॉम्पिटिटर्स एंटर कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर बिजनेस में कौन कौन से एंटी बैरियर्स हैं, ठीक है, और क्या वो फ्यूचर में रहेंगे फिर नहीं रहेंगे, क्या वो ख़त्म हो सकते हैं फिर नहीं ख़त्म हो सकते हैं, और एक बिज़नेस लगातार वो लीड क्यों कर रहा है, और क्या वहाँ पर कोई रेगुलेटरी चेंज है या फिर नहीं है उस इंडस्ट्री में, ठीक है, और उस बिज़नेस के लिए क्या वहाँ पर, और वहाँ पर कौन कौन से थ्रेट्स हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमको पूछना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू द बिजनेस एंड वेदर बिजनेस हैज़ रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ टू एड्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ effectively. How is the quality of management? What is the perception of customers towards the products and services? Why customers buy the products services? Is there strong brand association? Are the distributor or retailers happy selling the products and services? How is the organization structured? Are the people happy a lot in the company? What is the perception of bankers and other stakeholders of the company towards it? Is the company following governance or oriented policy, follow various compliances requirements seriously? Is the management careful about the risk management? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना ज़रूरी है, और इन सभी क्वेश्चंस के इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आपको ढूंढने होंगे, उनको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा, तभी जाके आप उस बिज़नेस के बारे में उस बिज़नेस का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आप अच्छे से समझ पाओगे। और इसके अलावा आप और भी कुछ जो क्वेश्चंस है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड द relevance of each question will vary with the type of business being analyzed. Objective behind questions is to understand various aspects of the business in great details. This understanding is important to interpret quantitative and qualitative information of the business and convert it into a robust investment advice. A clear understanding of qualitative aspects is where a difference will get created between good analysts and others. Some aspects of quality are dealt within this unit. तो जैसे कि मैंने कहा कि हर एक बिजनेस के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग क्वेश्चन एंड आंसर आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, और जो बिज़नेस है उसमें आपको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। तो वहाँ पे तो उस बिज़नेस का जो क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको आपको ठीक तरीके से
कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों क्वालिटीज़ को आप ठीक से पहचान लोगे तो आपको ये हेल्प हो जाएगी कि हाँ कि वो जो बिज़नेस है वो कैसा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ एक इंट्रो था। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंड बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल्स। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंड बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल्स। इक्विटी इन्वेस्टिंग इन इज ऑल अबाउट पार्ट ओनरशिप इन ए बिजनेस। Therefore, it is important to understand the business or business model of the company before investing in it. Accordingly, starting point of qualitative research on any business has to be questions such as what does a company do and how does it do? Who are the customers and why do customers buy those products and services? How does the company serve these customers? Almost all successful fund managers are never tired of repeating this thought that one must invest only in such firms where one understands the business. In the checklist for research, it is one of the most prominent questions. Do I understand business? No analyst should move to the next question if she can't address what a company does in a line with preciousness and clarity. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि आप बिजनेस में आप एक ओनरशिप आप बाय कर रहे हो। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो बिजनेस है उसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। तो उस केस में आपको बहुत सारे ये जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपको ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे व्हाट डज कंपनी डू एंड हाउ डज इट डू, मतलब कंपनी क्या करती है और वो उस चीज़ को वो कैसे करती है, जो कस्टमर्स हैं वो कौन हैं, और वो उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सर्विसेज हैं उसको बाय क्यों कर रहे हैं, और कंपनी जो है वो कस्टमर को कैसे वो सर्व कर रही है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि वो जो बिज़नेस है मतलब उसका जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आपको जो बिज़नेस है उसको समझना ज़रूरी है। There are over 6,000 companies listed on Indian exchanges. It is not possible to track and understand all of them. Investors should consider buying shares of a few companies they understand rather than invest in a number of companies they don't understand. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे 6,000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो ये पॉसिबल नहीं कि हम हर एक कंपनी को हम ट्रैक कर पाएँ। तो यहाँ पर हमें खुद से ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कुछ ही कंपनीज में अपना मनी इन्वेस्ट करें, और उसके लिए फिर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि वो जो बिज़नेस है वो क्या करता है। सबसे पहले जो उसका बिजनेस मॉडल है वो क्या है। क्वार्टिंग वॉरेन बफेट, वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। तो जो वॉरेन बफेट है उनका कहना ये है कि जब कोई इंसान अपना पैसा ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देता है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो बिज़नेस को वो समझता नहीं है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो समझता नहीं है। वो बस ये चाहता है कि हाँ कि बस मैं पैसा बस इन्वेस्ट कर दूं और मेरा पैसा हो सकता है मेरा डबल हो जाए, ठीक है, या फिर उसमें मुझे अच्छा खासा वहाँ से मुझे रिटर्न मिल जाए। फर्दर ईच सेक्टर हैज़ इट्स ओन यूनिक पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन। तो हर एक सेक्टर की जो इवेल्युएशन है, ठीक है, वो अलग अलग पैरामीटर्स पे होती है, यानी अलग अलग फैक्टर्स उसके लिए हमें देखने ज़रूरी है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। फॉर द रिटेल सेक्टर, फुटफॉल्स एंड सेम स्टोर सेल्स आर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, वेयर एज फॉर बैंकिंग इट इज़ नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जैसे अगर हम बात करें रिटेल सेक्टर की, तो वहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी कि जो फुटफॉल्स है और जो स्टोर्स हैं, ठीक है ना, तो वो कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई रिटेल सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम और NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो ये देखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर टेलीकॉम इट इज़
एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आपको देखना ज़रूरी है. एंड फॉर होटल्स इट इज़ एवरेज रूम tariffs, etc. Analysts must possess an in-depth knowledge of the sectors while researching on companies. तो जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हो तो वहाँ पे जो उसका जो पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसके बारे में भी आपको मतलब डीप में थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है. सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर द competitors. While analyzing a company, it becomes imperative for analysts to find points of differentiation for the business from others within the industry sector. As a sector industry goes through ups and downs, so do the players in that sector or industry. However, each company will have its unique ways of mitigating risk and maximizing returns. These unique differentiating points are what an analyst should look for. तो जैसे कि हमारा यहाँ पे हेडिंग है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर द कॉम्पिटिटर्स. तो यानी कि जब भी आप किसी बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो ऐसा क्या खास कर रहा है और उसके पास कौन सा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. तो अगर किसी बिजनेस के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसी की वजह से वो बिज़नेस हो सकता है वो और ज़्यादा ग्रो करे. तो वहाँ पे क्योंकि देखिए हर एक इंडस्ट्री में आपको अप्स एंड डाउन्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन सा प्लेयर वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि वो उस मार्केट में वो बना रहे. ठीक है, तो उसके लिए देखना ज़रूरी है कि जो बिज़नेस है उसके पास कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और वो कैसे अलग है अपने कॉम्पिटिटर से. Presence of great brands, existence over long period of time, history of clean and ethical management, aggressive takeovers and buyouts, monopoly, a large market share, great execution capabilities, great distribution network, great customer loyalty, etc. are some of the qualitative aspects which differentiate companies from one another. तो जैसे उस कंपनी का जो ब्रांड है वो कैसा है, अगर वो बहुत बढ़िया है अपने उस सेक्टर में फिर अपनी उस इंडस्ट्री में तो और बढ़िया है, और वो कितने टाइम से उस मार्केट में है उसकी है, और जो उसकी हिस्ट्री है क्या वो क्लीन है या फिर नहीं, मतलब जो उसका मतलब उनके पास कोई पहले कोई केसेस वगैरह तो नहीं हुए, कोई फ्रॉड का केस वगैरह. ठीक है, और वो कैसे कंपनीज को वो अक्वायर कर रहे हैं, और क्या उनकी उस मार्केट में मोनोपोली है या फिर नहीं है, या फिर उस मार्केट में क्या उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है ब्रांड्स. कंपनीज इन द FMCG स्पेस हैव टू constantly create brands in various categories and ensure that these brands are nurtured because products sell but brands profit. Nestle's Maggi is a classic example of brands ruling market for a long time and differentiating a company from peers. तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया गया है FMCG का. तो FMCG की अगर FMCG के सेक्टर में अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पर जो कंपनीज है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो ब्रांड है वो बना के रखें, क्योंकि उसी की वजह से जो उनकी जो सेल है वो बढ़ेगी और उसी की वजह से उनको और प्रॉफिट जनरेट होने में हेल्प होगी. तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया मैगी का. तो नेस्ले की जो मैगी है वो एक ब्रांड है और वही उनकी हेल्प करती है और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में. सेकेंड हमारा लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड. एट ए टाइम when IPOs are hitting every few years, companies like SBI, which are 200 years old, or GE in the international markets, give confidence to the investor as these companies have been many business cycles and are hence having more knowledge and experience within to meet new challenges. तो यहाँ पे आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो बिजनेस है उसका वो कितने टाइम से उस सेक्टर में या फिर उस इंडस्ट्री में टिका हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है SBI का और GE का. तो SBI जैसे एग्जांपल है तो ये
काफ़ी पुरानी बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक फेथ बन जाता है कि हाँ कि ये काफ़ी टाइम से इनके पास जो यूज़र बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दें। फिर थर्ड है हमारा क्लीन एंड एथिकल मैनेजमेंट। टाटाज एंड इन्फोसिस आर ए लिविंग testimony to the importance of ethical behavior. Time and again, their brands have strengthened. Time and again, their brands have strengthened due to this single factor ethics. In addition to many more competencies. तो किसी भी बिजनेस में उनका जो मैनेजमेंट है उसकी जो एथिकल बिहेवियर है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि अगर हम टाटा और इन्फोसिस की बात करें तो इनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इनके ऊपर आपको और इनके ऊपर जो जो केसेस हैं, मतलब कोई फ्रॉड वगैरह से रिलेटेड आपको कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि ऐसी जो कंपनीज हैं, ठीक है, इनका जो मैनेजमेंट है वो क्लीन है और एथिकल है। सो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है और टेक ओवर्स बाय आउट्स, तो यहाँ पे ये बताया गया कि बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं कि वो अपना एक्सपेंशन करने के लिए बहुत सारी कंपनीज को वो टेक ओवर कर लेती हैं, यानी कि वो बाय कर लेती हैं उनको। तो ये भी देखना ज़रूरी कि कौन सी कंपनीज अपने जो कॉम्पिटिटर है उनको वो ख़त्म करते जा रही है, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर सकें। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा मोनोपोली, लार्ज मार्केट शेयर। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि उस बिज़नेस का क्या उस इंडस्ट्री में, फिर उस सेक्टर में क्या मोनोपोली है, या फिर उस इंडस्ट्री में या फिर उस सेक्टर में क्या उसका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है या फिर नहीं। नाउ थर्ड यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। Every business has its own strengths and weaknesses. It is good for the analysis to clearly understand and document both of these to have a clear picture of the situation. Similarly, opportunities to the business and potential risks to the business can be documented by the analyst in the form of opportunities and threats. In a way, SWOT analysis is nothing but a way of documenting strengths, weaknesses, opportunities, and threats at one place in a concise manner. While strengths and weaknesses are internal to the company, opportunities and threats deal with the external environment of the business. SWOT analysis gives readers a short but comprehensive and meaningful snapshot of a business. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर बिज़नेस की कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ होती है और उसकी बहुत सारी कुछ कमियां भी होती हैं। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि उस बिज़नेस की कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस बिज़नेस को थ्रेट कर सकती हैं। तो जो हमारा स्वॉट एनालिसिस होता है उसके अंदर हम यही इन चार चीज़ों में फोकस करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और बिज़नेस कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है और कैसे उस पर वो काम करना स्टार्ट करता है और कितनी जल्दी, और उस बिज़नेस के लिए कौन कौन से थ्रेट्स हैं। तो इन चार चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा उस बिज़नेस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस इन सिंपलेस्ट सेंस मीनिंग टेलिंग द ट्रूथ in all aspects of life. Interestingly, either management is ethical or not ethical, as there can't be anything in between. Warren Buffett quoted once, "I look for integrity, energy, and intelligence in management." Please remember, in the absence of first quality, integrity, management with later two qualities will crush the business and investors at some point in time. While hanging over the money to the management, analysts should focus significantly on the integrity, ethical aspects of the business. Unfortunately, this aspect seems to be totally missing from the research reports today. Market may condone
incompetent management but not the unethical management over a period of time. तो यहाँ पर गवर्नेंस का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना सच बोलता है, ठीक है, मतलब वो कितना ऑनेस्ट है. तो वॉरेन बफेट का ये कहना है कि आपको मैनेजमेंट में 3 चीज़ें ढूंढना ज़रूरी है. पहला है हमारा इंटेग्रिटी, दूसरा एनर्जी और तीसरा है इंटेलिजेंस. अगर मान लीजिए मैनेजमेंट के अंदर इंटेग्रिटी नहीं है और बाकी 2 चीज़ें हैं, तो वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि आप उस बिज़नेस से दूर ही रहिए, ठीक है. क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल वो बिज़नेस वो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ईमानदार नहीं है. तो ये जो चीज़ होती है, ये आजकल जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट होती है वो टोटली मिसिंग होती है. तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है उसका जो एनालिसिस है वो करना बहुत ही ज़रूरी है. और अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर आप अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट अगर उसमें लिखते हो तो आपका जो क्लाइंट होगा और आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी. A startling example of this is brand Amul, which has become synonymous with milk in India right from its inception till date. It has taken lakhs of small farmers all along with it and still has ensured that each person of the cooperative is given his or her due in the most transparent manner, while on the client side has always ensured that quality is never compromised. Other names we can think on high ethical standards are SDFC Group and Tata's etc. तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए गए हैं कुछ कंपनीज के, जैसे अमूल है, ठीक है, अमूल है, SDFC है, टाटा है. तो ये कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पर आपको ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं: इंटेग्रिटी, एनर्जी और इंटेलिजेंस. Analysts should also pay attention to the quality of the independent directors in a business. First question to address there is whether independent directors are truly independent. Unfortunately, again, independent director is a big policy of where companies promoters choose to keep their friends and others without thought of relevance as their independent directors. तो एक एनालिसिस्ट को उसके बाद फोकस करना चाहिए कि उस कंपनी का उस कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कौन है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, और क्या वो जो कंपनीज के जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, क्या उनका उसके साथ कोई रिलेशन है या फिर नहीं है, और क्या वो एक्चुअल में वो इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है. इट मे बी गुड प्रैक्टिस टू इंटरेक्ट विथ सम ऑफ देम टू अंडरस्टैंड देम बेटर. तो यहाँ पर जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो एक्सपीरियंस है, हमें वो देखना ज़रूरी है, और वो कितने साल से वहाँ पर है, और उसने बिज़नेस में उसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन उसने करा है.